नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ 24। रमेश सरोज के साथ इस समय मौजूद हूं मैं आजमगढ़ ज़िले के लोकसभा के अंतर्गत गोसाई की बाज़ार में। जैसे जैसे जो है चुनावी का तारीखें नज़दीक आ रही हैं, वैसे वैसे जो है चुनावी हलचलें बढ़ चुकी हैं। नेताओं के द्वारा जो है बयानबाजी तेज़ हो चुकी हैं। अगर बात किया जाए लोकसभा लालगंज और आजमगढ़ की बात किया जाए तो 2 सीटें आती हैं जो है। फिर इसके जो कैंडिडेट की बात किया जाए तो कैंडिडेट यहाँ पे दरोगा सरोज प्रसाद को टिकट जो है समाजवादी पार्टी के द्वारा से दिया गया है, जो एक बार पार्टी ने भरोसा जताया है। दूसरी तरफ जो है नीलम सोनकर को जो है बीजेपी भी अपना दाव पेच लगाने में बाकी नहीं रही। तीसरी तरफ जो है यहाँ इंदु चौधरी को टिकट दिया गया है। यही न कहीं कहीं देखा जा रहा है कि आखिर विधानसभा लालगंज लोकसभा में क्या होने वाला है, जो उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की बहुत मानी जानी सीट दिखती है और हर लोगों की नज़र इस पर टिकी रहती है। हमारे साथ में जो है मंगेश आदर्श भारती हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर जो है बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा, किस मुद्दे पे चुनाव होने वाले हैं। हाँ जी, ये जो मौजूदा सरकार 10 साल की व्यवस्था रही उनकी, कैसा लगा? आज इस बार जो है चुनाव किस मुद्दे पर होने वाले हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जो है देखिए, इस बार 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है जी, अब यह चुनाव न राम मंदिर पर होगा। हर आदमी को आज के समय में शिक्षा चाहिए, रोज़गार चाहिए, और 10 सालों में यह सरकार न किसी को शिक्षा दी है न रोज़गार दी है। 1 करोड़ रोज़गार देने का इन लोगों का वादा था। 1 करोड़ नहीं दे पाते, 25-50 लाख भी दे देते, तब भी जनता को होता कि सरकार ने कुछ काम की है। सरकार केवल हवाई फायरिंग कर रही है और कुछ भी इसके पास कोई ठोस मुद्दे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने तो कह दिया कि हमने जो है राम मंदिर नहीं बना था उसको बनवा दिया, इसके बाद 370 हटाया, फिर इसके बाद आजमगढ़ में जो है महाविद्यालय बनवाया जो है, फिर जो है यहाँ पे भंवरनाथ में कॉरिडोर बनवाने का जो काम कर रहे हैं। तमाम योजनाओं के बारे में उन्होंने निरहू बता दी है जो आजमगढ़ लोकसभा सांसद हैं। नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर सरकार की जो भी प्रक्रियाएं हैं, बात कहने में और ज़मीन पर उतर करके काम करने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। उनके जितने वादे हैं कोई ज़मीन पर दिख नहीं रहा है। अगर कोई ज़मीन पर दिख रहा तो मेरे को बताइए आप। क्या लगता है इस बार बीजेपी सत्ता में आ पाएगी? अपने जो मोदी की जो गारंटियाँ चल रही हैं, कहीं न कहीं अखिलेश यादव जो पीडीएफ के साथ में हैं, क्या लगता है इसमें दोनों में अंतर क्या है जो है? देखिए, मैं तो अपने बहुजन समाज और समाज के जितने भी हमारे, चाहे वो बहुजन समाज के लोग हों चाहे समाजवाद के लोग हों, इन 85% भाइयों को एक साथ जुड़ने की ज़रूरत है। यदि 85% लोग अपना हित चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, इस देश को तरक्की पर ले जाना चाहते हैं, तो 85% एक हो जाए। अन्यथा आने वाला जो समय होगा, फिर इस समय में बसपा, सपा और कांग्रेस चुनाव लड़ने के लायक नहीं रह जाएगी। कहीं कहीं मायावती जो है गठबंधन में पीडीएफ के साथ आने में उनकी जो बातें नहीं बन पाई जो है, क्या लगता है इस बार जो है बीजेपी की पारी है कि साइकिल की होगी सवारी है? देखिए, माननीय बहन जी को मैं तो कई बार हम लोग अपने वक्तव्यों के माध्यम से कह चुके हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के तक भी सूचनाएं हैं कि कम से कम आप सभी लोग जो 85% के लोग हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कम से कम जैसे सपा हो गई, बसपा हो गई, कांग्रेस हो गई, तमाम जो इंडिया गठबंधन के साथ लोग आना चाह रहे हैं, यह लोग एक साथ अगर आते हैं तो शायद कि बीजेपी न आ पाए। यदि यह लोग अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो फिर बीजेपी कोई रोक भी नहीं पाएगा। कंडीशन होगी कि बीजेपी से कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो 85% है वो देख रहा है, लेकिन कंडीशन यह है कि जो देखता है वो बोलता नहीं है। अगर हमारा 85% भाई अगर बोलने को तैयार हो जाए तो क्या सही है क्या गलत है उसका निवारण हो जाएगा। क्या बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो क्या लगता है आपको जो है जो संविधान लोग बता रहे हैं खतरे में है, क्या बीजेपी सत्ता में आएगी तो खतरे में संविधान हो सकता है? देखिए, बीजेपी सत्ता में आए या न आए, अगर वह सत्ता में आ जाती है तो गारंटी दावे के साथ बोलता हूँ कि बीजेपी लोगों को चैन और सुख शांति से रहने नहीं देगी। रही बात संविधान की, दफ्तिये बचे वो के बदल के कुल अपन काम करा दिए हैं। संविधान में कुछ बचा नहीं है। और जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो लोग सब अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, संविधान जिस दिन ख़त्म हो जाएगा
यह चुनाव की प्रक्रिया सब खत्म हो जाएगी, लोग चुनाव नहीं लड़ने लायक रह जाएंगे। सब लोगों को डरा के धमका के, चाहे सीबीआई के माध्यम से चाहे ईडी के माध्यम से, भारत ही एक ऐसा देश है जहां कार्यकाल जिस मुख्यमंत्री का है, कार्यकाल के दौरान उस मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जा रहा है। यह भारत पहला ऐसा एक देश है, बाकी किसी और देशों में ऐसा नहीं होता। तो लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है सवाल उठाने का या अपने बात रखने के लिए, ऐसा बीजेपी शासन में क्यों होता है जो है कि बीजेपी क्या किस कगार पे ले जाना चाहती है देश को? देखिए, फिर वही गुलामी वाली बात आ जाएगी, शासक प्रशासक वाली व्यवस्था हो जाएगी। अगर हमारा बहुजन समाज अगर आज नहीं जागा, अगर इस 2024 में सत्ता परिवर्तन नहीं किया, रही बात संविधान की, तो संविधान बदल देंगे और आने वाले समय में अगर बीजेपी इसी तरह तानाशाह बनी रही तो कोई भी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी और ऐलान करा देंगे कि 20 साल 25 साल 30 साल चुनाव होगा ही नहीं। तब आज नहीं बोल रहे हैं, संविधान संशोधन हो रहा है तो कोई नहीं बोल रहा है, जब कल और किसी प्रकार का नियम लागू होगा कोई बोलेगा ही नहीं। सबको सीबीआई और ईडी की डर है, इसलिए कोई पार्टी के लोग बोल नहीं रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में, और अभी देखिए वहाँ के मुख्यमंत्री सोरेन वो अभी जेल में, यानी मुख्यमंत्रियों को उठा उठा करके जेल में बंद किया जा रहा है। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बीजेपी कितनी तानाशाह हो गई। इसलिए कोई जो है आवाज़ उठाने के लिए जो है आगे नहीं आ रहा है कि संविधान को जो बचाने की जो कवायद चल रही है, हर पार्टियों के द्वारा जो है बात रखी जा रही है। बीजेपी कहीं ना कहीं जो है उनके ईडी और सीबीआई के डर से कोई बोलने के लिए राजी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि बीजेपी में जो एससी ओबीसी के लोग हैं, आज जो लोग नहीं बोल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, कल उनकी संतानें, उनकी आने वाली औलादें उनसे पूछेगी कि जब आप सत्ता में थे तो आपने किया क्या, यह लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो सपा और बसपा में लोग हैं उन्हीं का नुकसान होगा, नुकसान तो सबका होगा। जो बीजेपी में हमारे एससी ओबीसी के लोग हैं, नुकसान तो उन लोगों का भी होगा। लेकिन आने वाले समय में जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं और समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, आज लोग अगर एक मंच पर नहीं आ रहे हैं तो आने वाले समय में बीजेपी फिर सत्ते में आएगी, फिर इन लोगों का नामो निशान खत्म हो जाएगा ही भारत से। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार जैसे आने वाली है, क्या उम्मीदें लग रही हैं जो है कि भारत में फिर से बीजेपी रिटर्न कर रही है कि साइकिल? देखिए, अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी जो इंडिया गठबंधन की बात चल रही है, क्योंकि काफ़ी लंबी सारी बातचीतें हैं। क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन में माननीय बहन जी और माननीय अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी अगर तीनों एक साथ आती है, माननीय बहन जी को अगर प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार ये लोग घोषित कर दें, अगर यह चेहरा साबित कर दें कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, तो मायावती के नाम पर बीजेपी को उखाड़ फेंकने में ज़रा सा समय नहीं लगेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन में अगर मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाए तो बीजेपी 2024 में जाना तय है, इसे कोई रोक नहीं सकता। अखिलेश यादव तो कह चुके हैं कि मायावती जो है प्रधानमंत्री का दावादार होंगी, कहीं न कहीं राहुल गांधी भी कह चुके हैं। तो क्या लगता है कि मायावती बहन जी जो है कि क्या बीजेपी के डर से जो है कि गठबंधन नहीं की कि और कोई हो जा रही है? नहीं, देखिए, अभी तक तो कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि मायावती गठबंधन में नहीं है। लेकिन यह भी है, हमारा बहुजन समाज इंतज़ार कर रहा है माननीय बहन जी का, कि अगर बहन जी बहुजन समाज की चिंता करती हैं, अगर उनके दुख दर्द का एहसास करती हैं, तो उन्हें सपा के साथ, कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। क्योंकि हमारा जो बहुजन समाज है, जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी इंतज़ार किया नहीं, अगर बहन जी का कोई आदेश आया तो लोग सपा के साथ थे। अगर इस बार भी अगर माननीय बहन जी का कोई आदेश नहीं आता है, गठबंधन के साथ नहीं आती हैं, तो हमारा बहुजन समाज केवल यह देख रहा है कि बीजेपी से कौन सबसे ज़्यादा लड़ाई में है। जो सबसे ज़्यादा लड़ाई में रहेगा उसके साथ पूरा बहुजन समाज जाने को तैयार है। तो बीजेपी के खिलाफ अगर कोई लड़ाई में है तो इस समय समाजवादी पार्टी है। तो हमारा हर बहुजन समाज वह बीजेपी के खिलाफ उतरने में, समाजवादी का समर्थन करने में अखिलेश यादव के साथ हो जाएगा। तो ठीक है, आप अपनी जो बात बहुत बेबाकी से जो है जवाब दिए जो है हमारे बातों का, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो